जुलाई 2021 मुंबई में एक बीच के किनारे कुछ लोगों की नज़र एक लावारिस बैग के ऊपर पड़ती है। उस बैग को देखकर वहाँ एक आदमी को शक होता है। उसे लग रहा था कि हो ना हो ज़रूर इस बैग के अंदर किसी की लाश हो सकती है। इसके बाद वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आकर देखती है कि उस बैग के अंदर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लाश का सर गायब था। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये औरत है कौन, इसे किसने मारा और इसकी लाश यहाँ तक कैसे पहुंची। खैर, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, लेकिन अगले 1 साल तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इवन कि उन्हें उस लड़की का नाम तक पता नहीं चल पा रहा था। फिर अचानक से एक दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन आकर अपनी भतीजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। जैसे ही पुलिस उसकी भतीजी को ढूंढना स्टार्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की भतीजी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसकी लाश उन्हें पिछले साल एक बैग के अंदर बीच के किनारे पड़ी मिली थी और पिछले 1 साल से पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई थी। खैर, अब धीरे धीरे इस केस की परतें खुलने लगती हैं और जल्द ही पुलिस उस कातिल तक भी पहुंच जाती है। आखिर कौन था ये कातिल जिसने इतनी बेरहमी से उस लड़की को मारा था? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Sujit and let's talk about today's case which revolves around a beheaded body of a woman found on the beach of Mumbai. दिन था 26 जुलाई 2021। गर्मियों का टाइम था और इसी वजह से बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ मुंबई के बुई गांव बीच के किनारे टहल रहे होते हैं। तभी वहां कुछ लोगों की नजर वहां पड़े एक ट्रॉली बैग के ऊपर पड़ती है। इसके बाद वहां खड़ा एक आदमी उस बैग के पास जाता है और उस बैग को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बैग काफी ज्यादा भारी था और इसी वजह से वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। ये देखकर उस आदमी को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो इस बैग में जरूर किसी की लाश है। इसके बाद जल्दी से वहां पुलिस को बुलाया जाता है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। बैग को खोला जाता है और पुलिस को उसके अंदर एक औरत की लाश पड़ी मिलती है जिसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि कैसे उस औरत को इतनी बेरहमी से मारा गया था। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वहीं पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। पुलिस उस बैग को अच्छे से चेक करती है जिसमें उस औरत की लाश मिली थी, लेकिन उसमें उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब उस डेड बॉडी को भी अच्छे से चेक किया जाता है ताकि उन्हें उस पर कोई बर्थ मार्क या फिर कोई निशान मिल जाए जिससे उस औरत की पहचान की जा सके। बॉडी को चेक करने पर उन्हें उस पर कोई निशान तो नहीं मिलता, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। लेकिन ये इतना काफी नहीं था क्योंकि इस मेहंदी के पैटर्न से उस औरत की पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था और पुलिस के लिए अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। खैर, इसके बाद वो लोग उस लाश की एक फोटो क्लिक करते हैं और उसके ढेर सारे पोस्टर्स बनवाकर मुंबई की अलग अलग जगहों पर चिपका दिए जाते हैं। पुलिस को यकीन था कि उन पोस्टर्स को देखकर कोई ना कोई उस लाश को ढूंढता हुआ पुलिस स्टेशन जरूर आएगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस आसपास के बाकी पुलिस स्टेशंस में जाकर चेक करती है कि कहीं किसी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं आई है, लेकिन इससे भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और अभी भी पुलिस को इस बात का पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये औरत कौन है और कहां से है। इसलिए पुलिस फाइनली उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो लोग उसके कपड़े, वो बैग और उसके कुछ डीएनए सैंपल्स अपने पास संभाल कर रख लेते हैं ताकि अगर फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो उन्हीं की हेल्प से उस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। 29 अगस्त 2022 कर्नाटका के बेलगाम से एक आदमी वसाई पुलिस स्टेशन आता है और अपनी भतीजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। वो कहता है कि दरअसल मेरी भतीजी का नाम सान्या है और लगभग पिछले 1 साल से उससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। हमने बड़ी बार उसका फोन भी ट्राई किया, लेकिन हर बार उसका फोन बंद ही आता था। पुलिस कहती है कि अगर पिछले 1 साल से वो गायब है तो तुम्हें आज जाकर उसकी याद आई है। तुम्हें तो ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था और आज 1 साल के बाद कौन जाने वो कहाँ पर होगी। आगे से वो आदमी कहता है कि दरअसल सान्या के माँ बाप उसके बचपन में ही ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैंने ही उसे पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और जब वो 21 साल की हुई तो मैंने यहाँ मुंबई के नाला सोपारा में उसकी शादी करवा दी। उसके पति का नाम आसिफ है जो सऊदी अरेबिया में काम करता है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। उसने कभी हमसे किसी बात की शिकायत भी नहीं की। दरअसल उसके पति आसिफ को ये पसंद नहीं था कि वो हम लोगों से ज्यादा बात करे,
इसलिए हमारी उससे कभी कभार ही बात होती थी, और वो भी तब जब उसके ससुराल वाले उसके आसपास नहीं होते थे। पिछले साल ईद के मौके पर मैंने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मुझे लगा शायद उसका पति घर पे होगा, इसलिए मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बार बार कॉल करने पे उसके घर पे कोई दिक्कत हो। मुझे लगा था कि शायद वो टाइम निकाल कर मुझे खुद ही कॉल करेगी, लेकिन पिछले 1 साल से उसका मुझे ना कोई कॉल और ना कोई मैसेज आया है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही उसके ससुराल जाकर उसका हालचाल पूछाता हूँ। लेकिन जब मैं उसके नाला सोपारा वाले घर पहुंचा तो मुझे उसके पड़ोसियों से पता चला कि वो लोग पिछले साल ही ये घर बेचकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। मैंने कहीं से ढूंढ ढांड कर उसकी सास का नंबर निकाला तो उसने मुझे बताया कि वो लोग अब नाला सोपारा से लगभग 50 किलोमीटर दूर मुंब्रा में रहते हैं। मैं उससे एड्रेस लेकर जब उनके घर पहुंचा तो मुझे वहां सानिया नहीं दिखी। मैंने जब उनसे पूछा कि सानिया कहाँ पर है तो उन्होंने कहा कि वो अब उनके साथ नहीं रहती। वो पिछले साल ही एक लड़के के साथ भागकर कहीं चली गई है। उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो अब कहाँ पर है। पुलिस कहती है कि हो सकता है कि वो लोग सच कह रहे हों। आगे से वो आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बचपन से उसे पाला है और सानिया ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि वो अपनी बेटी को यूं ही छोड़कर किसी के साथ भाग सकती है। खैर, ये सब जानने के बाद पुलिस उसकी कंप्लेंट लिखती है और फिर सानिया को ढूंढने में लग जाती है। सबसे पहले वो लोग पिछले 1 साल से अनसोल्व पड़े केसेस को खंगालना स्टार्ट करते हैं और तभी उनके हाथ उस केस की फाइल लगती है जिसमें पुलिस को बुईगांव बीच के किनारे एक बैग में औरत की बिना सर वाली लाश मिली थी। अगले दिन सानिया के अंकल को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उन्हें उस डेड बॉडी की फोटो दिखाई जाती है। फोटो को देखते ही उनका रोना निकल जाता है और वो जोर से रोते हुए कहते हैं कि हाँ, ये मेरी भतीजी सानिया ही है। उस फोटो में उसका सर तो गायब था, लेकिन उसके कपड़े, मेहंदी और बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर उसके चाचा अब समझ चुके थे कि सानिया अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, अगले ही दिन सानिया के ससुराल वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उन्हें सानिया की डेड बॉडी की फोटो दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि क्या आप लोग इसे पहचानते हो। तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग नहीं जानते कि ये कौन है। पुलिस उन्हें बताती है कि दरअसल ये आपकी बहू सानिया की लाश है जो हमें पिछले साल एक बैग में मिली थी। ये सुनकर वो कहते हैं कि अब हमारा सानिया से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो पिछले ही साल एक लड़के के साथ भाग गई थी। तब से हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है और ना ही हमने उसे ढूंढने की कोई कोशिश की। इसके बाद आसिफ पुलिस को उसका लिखा हुआ एक लेटर देता है जिसमें सानिया ने लिखा हुआ था कि वो एक लड़के से प्यार करती है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही है। ये सब सुनने के बाद पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है और अब उन्हें सानिया के ससुराल वालों पर शक होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो कहानी वो लोग पुलिस को बता रहे थे पुलिस को उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और इसीलिए पुलिस फिलहाल के लिए उन्हें जाने देती है। इसके बाद पुलिस को अचानक याद आता है कि उनके पास उस लाश के डीएनए सैंपल्स भी पड़े हुए हैं और अगर किसी तरह उन्हें सानिया की बेटी अमायरा का डीएनए सैंपल मिल जाए तो इससे ये साफ हो जाएगा कि वो लाश सानिया की है या नहीं। किसी तरह अमायरा को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है और उसे चेक करने के लिए लैब भेज दिया जाता है। कुछ ही दिनों में टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है और फॉर्चुनेटली दोनों डीएनए सैंपल्स आपस में मैच कर गए थे, जिसका मतलब ये था कि वो डेड बॉडी सानिया की ही थी। इसके साथ ही पुलिस उस लेटर को जो उन्हें आसिफ ने ये कहकर दिया था कि ये लेटर सानिया ने जाते वक्त उसके लिए छोड़ा था, उसे फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया जाता है। चेक करने पर यह साफ हो जाता है कि वो हैंड राइटिंग सानिया की नहीं थी, बल्कि उसे आसिफ ने खुद अपने हाथों से लिखा था ताकि उससे वो लोगों को यकीन दिला सके कि सानिया घर छोड़कर कहीं भाग गई है। अब सब कुछ पुलिस के सामने था और पुलिस बिना कोई देरी किए आसिफ को अरेस्ट कर लेती है। आसिफ को पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। पहले तो वो साफ मना करता है और जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही सानिया को मारा है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, तो वो बताना शुरू करता है कि दरअसल साल 2017 में उसकी और सानिया की शादी हुई और इसके ठीक 2 साल बाद 2019 में उनकी बेटी अमायरा का जन्म हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर आसिफ की एक बड़ी बहन थी जिसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था और इसी के चलते उसे अक्सर ससुराल में तंग किया जाता। अपनी बहन का घर बचाने के लिए आसिफ ये डिसाइड करता है कि वो अमायरा को अपनी बड़ी बहन को दे देगा, लेकिन सानिया इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आसिफ और उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। जब सानिया ने अपनी बेटी को देने से साफ मना कर दिया तो वो अपने ही ससुराल वालों की आंखों में खटकने लगी। कोई भी उससे ढंग से बात नहीं करता था
और बात बात पर उसे ताने सुनने को मिलते। लेकिन जब सानिया अपनी बेटी को खुद से अलग करने के बारे में सोचती तो वो रोना शुरू कर देती। 21 जुलाई 2021 बकरीद का दिन था और आसिफ बिना सानिया को बताए अमायरा को अपनी बहन के घर छोड़ आता है। वहीं जब ये बात सानिया को पता चलती है तो वो गुस्से में आकर घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसके बाद वो आसिफ से कहती है कि अगर तुम समायरा को वापस नहीं लाए तो मैं अभी पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। ये सुनकर आसिफ एकदम पागल हो जाता है और वो अपने फादर हनीफ और भाई यासिन के साथ मिलकर पहले तो उसके हाथ पांव बांधता है और फिर जबरदस्ती उसे पकड़कर उसका सर पानी से भरे एक टब के अंदर डाल देता है। पानी में उसका दम घुट रहा था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और इस तरह कुछ ही मिनट के बाद सानिया की बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। ये देखकर आसिफ उसका सर पानी से बाहर निकालता है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं था कि सानिया मर चुकी है। इसीलिए वो अब जोर से उसका गला घोटना शुरू करता है और जब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो मर चुकी है तब जाकर वो उसका गला छोड़ता है। इसके बाद आसिफ एक बड़ा सा चाकू लेकर उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो गर्दन को अच्छे से काट नहीं पा रहा था। उसे स्ट्रगल करता देख उसका बाप हनीफ उसे चाकू लेकर खुद ही अपनी बहू की गर्दन काटने लगता है। थोड़ी ही देर में हनीफ इसमें कामयाब हो जाता है और अब सानिया की गर्दन उसके धड़ से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। इसके बाद ये तीनों जने मिलकर उसके धड़ को एक ट्रॉली बैग में डाल देते हैं। ये करने के बाद आसिफ उसके सर के बाल ट्रिम करता है और तभी उसकी नजर सानिया के चेहरे पर पड़ती है जहां उसे एक तिल नजर आता है और वो उसे भी काटकर उसके चेहरे से अलग कर देता है। ये सब वो इसीलिए कर रहा था कि अगर गलती से ये गर्दन किसी को मिल भी जाए तो वो लोग उसे पहचान न सकें। इसके बाद आसिफ का भाई यासिन उस गर्दन को एक पॉली बैग में डालता है और दूर समुद्र में कहीं फेंकाता है। खैर अब बारी थी उस ट्रॉली बैग की जिसमें सानिया का बाकी का शरीर रखा हुआ था। इसके लिए आसिफ उसके जीजा यूसुफ को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर यूसुफ जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर आसिफ के घर नाला सोपारा पहुंचता है। इसके बाद दोनों उस ट्रॉली बैग को उठाकर यूसुफ की गाड़ी में रखते हैं और फिर उसे नाला सोपारा के पास कलम बीच में ले जाकर समुद्र के बीचों बीच उसे फेंक आते हैं। उन्हें लग रहा था कि समुद्र इस बैग को निगल जाएगा और उन्होंने जो दरिंदगी सानिया के साथ की थी उसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ठीक 5 दिन के बाद वही बैग पुलिस को बुई गांव बीच के किनारे मिला था। खैर ये कर्मकांड करने के बाद वो लोग अपने पुराने घर को बेचकर मुंब्रा में एक नया घर खरीदकर वहां रहने लगते हैं। उधर आसिफ के मुंह से ये सब सुनने के बाद पुलिस खुद हैरान थी कि आखिर कैसे कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है। जो भयानक काम आसिफ ने अपनी पत्नी के साथ किया था ऐसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता। खैर इसके बाद पुलिस बिना को देरी किए आसिफ के बाप हनीफ, उसके भाई यासिन और उसके जीजा यूसुफ को भी अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर ट्रायल शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।